नमस्ते। मैं वैद्य साहिल लंगर, फाउंडर ऑफ प्राणद आयुर्वेद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है वैद्य ज्योति जगताप। मैडम एमडी काय चिकित्सा हैं और इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम एनएचसीए सिंगापुर। मैडम का 20 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है एंड शी इज़ ऑल्सो डीन इन श्रीमती शांतिबाई जैन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, रायगढ़, महाराष्ट्र से। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक डाइट इन सीजनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो मैडम, आप बताएंगे कि क्या मतलब ये सीजनल रेस्पिरेटरी डिजीज आखिर क्या है और क्या मतलब डाइट का क्या रोल है इसमें। एक्चुअली नमस्ते। ओके, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। फिर हम सबको पता है कि जैसे सीजन बदलता है तो बहुत सारे रुग्णों में हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड यानी कि श्वसन संस्थान के रिलेटेड बीमारियां देखने मिलती है। इसमें बहुत कॉमन है कॉमन कोल्ड, फ्लू, अस्थमा के पेशेंट में जो है उनमें उसके वेग आना शुरू हो जाता है। और जिनको लंग्स से रिलेटेड कुछ बीमारी है तो उनकी सांस फूलना, ये बीमारियां और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो जैसे ही सीजन बदलता है तो हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होने लगता है। और ये दोषों का इम्बैलेंस जो है उसके मैनेजिंग अगर हम आहार नहीं लेते हैं, इसके करेक्ट करने वाला अगर आहार हम नहीं लेते हैं तो दोषों का इम्बैलेंस जो है वो व्याधियों का कारण बन जाता है। लेकिन हमें जी आने वाले ऋतु के हिसाब से जो है वो आहार चेंज करना पड़ता है। जी जी। तो आपका कहने का मतलब है कि मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ आहार का भी अपना ही इम्पोर्टेंस है अगर हमें डिजीज फ्री रहना है। ठीक है मैडम, जैसे आयुर्वेद के अनुसार आहार जो आप कह रहे हो कि ये कैसे कारण बनता है डिजीज को, मतलब कि ठीक करने में या डिजीज को बढ़ने से रोकने के लिए कैसे कारण बनता है आहार। आहार से हमारा शरीर जो है वो बना है। हमारे आयुर्वेद में कंसेप्ट है कि सर्व आहार जो है वो पांचभौतिक है और शरीर जो है वो पांचभौतिक है यानी पंच महाभूतों से बना है। तो ऑब्वियसली आहार से ही शरीर का पोषण होता है। आहार केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता, इसके साथ शरीर का पोषण करना, बल को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपके शरीर के जो सारे ऑर्गन्स है इनकी इम्यूनिटी भी ठीक रखना, उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ठीक रखने के लिए मदद करना, इस सब में आहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर हम हमारी प्रकृति के हिसाब से आहार नहीं लेते तो हमें तकलीफ होती है। जैसे कुछ लोग रहते हैं, उनको थोड़ा तीखा खाने में आता है तो उनको एसिडिटी की तुरंत तकलीफ हो जाती है। जी जी। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है। इवन अगर हम श्वसन व संस्थान के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं प्रैक्टिस में जिनको दही के सेवन के बाद जो है अस्थमा का अटैक जो है वो तुरंत बढ़ जाता है। यानी कि सुबह दही खा लिया है तो 2-3 घंटे बाद जो है वो अस्थमा का अटैक जो है वो एग्जाबेट हो जाता है। तो हम्म। डायरेक्ट कनेक्शन आहार का तो हमारे स्वास्थ्य से है ही। ओके। तो मैडम, इसमें कुछ एग्जांपल देंगे कि क्या, जैसे आपने दही का एग्जांपल दिया कि अगर दही खा ले तो उस चीज़ से बढ़ जाता है। तो आप कुछ एग्जांपल देंगे कि ये आहार लेंगे तो ये जो हमारी श्वसन रोग हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज है, वो मतलब बढ़े ना इस मौसम में। अभी इस मौसम के हिसाब से जैसे हमने बोला कि आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर वर्णन आया है कि आपको अगर सीजनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये सीजनल ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, चेंज आता है आपके टेम्परेचर में और एयर की क्वालिटी में। ये दोनों चेंजेस के लिए बॉडी को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे आहार के ऊपर होती है। तो इसके लिए आयुर्वेद ने पादांशिक क्रम आहार सेवन बोला है। सो इट इज अ बेसिकली लाइक जो आपका अभी का सीजन चल रहा है इसको आप में आपको धीरे धीरे जो है नए ऋतु के आहार को ये करके जाना है, ऐड करते जाना है। इसका प्रमाण बहुत छोटा छोटा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे अभी जो सीजन चल रहा है तो ठंड का सीजन चल रहा है अभी। और ठंड में हम जो है सब ड्राई फ्रूट के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स इनका बहुत अच्छा सेवन करते हैं, अधिक सेवन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वसंत ऋतु की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द स्प्रिंग हम जाते हैं एंड के इसमें, तब हमें जो है इनका सेवन जो है वो धीरे धीरे कम करना है। और इसके साथ जो है पचने में हल्का जो है सुपाच्य आहार जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाना है।
जैसे सिंपल रहेंगे कि मूंग दाल या फिर सब्जियों का सूप, ऐसी जो चीजें हैं वो हमें ऐड करती जानी है। और ये जो हम पहले जो आहार ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनको धीरे धीरे कम करके बंद करते जाना है। तो इससे जो है हमारी शरीर का अग्नि, जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है, अग्नि यानी कि आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये जरूरी होता है, तो वो मेंटेन होने में मदद होती है। कैसे होता है कि जैसे सीजन बदलता है, जैसे हमारे इसमें हमने जो मीठा खाया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसा हेवी फूड हम खाते हैं ठंडी के सीजन में, तो उससे हमारे शरीर में कफ जो है वो बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ कफ जो है वो वसंत ऋतु में, जैसे थोड़ी सी स्प्रिंग में जैसे हीट बढ़ने लगती है, तो ये थोड़ा पिघलने लगता है। हम्म, और इससे जो है श्वसन के बीमारियां है जो बढ़ने लगती है। तो इसी सीजन में अगर हम अग्नि को मेंटेन करते हैं सही से, तो ये पिघला हुआ कफ जो है वो व्याधि क्रिएट करने में असमर्थ हो जाता है। तो इस वक्त जो है हम पचने के लिए सिंपल वाला फूड, जैसे हमारे महाराष्ट्र में ज्वार की रोटी रहती है, तो ज्वार की रोटी या फुल्का, जो नॉर्थ में अगर हम रोटी के बारे में बात करें तो पराठे की जगह पे आप फुल्का का सेवन, मूंग दाल का सेवन, सारी सब्जियां इसमें त्योरी, नेनुआ, परवर, परवल, ऐसी जो सब्जियां है, फल वाली सब्जी जो बोलते हैं, इनका हम सेवन जो है अगर ऐड कर देते हैं हमारे खाने में, और वो भी अगर हो सके तो सूपी टेक्सचर में ऐड करते हैं, तो वो हमारे अग्नि को सही रखती है। जो अगर आपका अग्नि सही रहता है, तो ये जो सीजनल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो इसको बॉडी जो है वो सही तरीके से मैनेज कर पाती है। जी मैम, ये तो आपने मैम कुछ रेसिपीज हमें बताई जिससे कि हम ये जो सीजनल चेंजेस आते हैं बॉडी में और एनवायरनमेंट में उससे हम बच सकते हैं और हम बीमारियों से बच सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज से बच सकते हैं। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिससे हमें बचना चाहिए, जैसे आपने दही का एग्जांपल दिया कि दही खाने से ये एग्रीवेट हो जाते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट को एग्रीवेशन हो जाती है, या नॉर्मल पेशेंट भी होगा, नॉर्मल इंसान भी होगा, अगर वो दही खा लेता है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके दही के अलावा और कोई एग्जांपल है जिससे मतलब हमें बचना चाहिए और इस मौसम में उसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो इस मौसम में जो है ना, हमें डेयरी प्रोडक्ट जो रहते हैं जी। उनका सेवन जो है ना थोड़ा बच के करना मतलब चाहिए। कफवर्धक क्योंकि आहार। पहले से इसमें क्या रहते थे हमारी, हाँ, कफवर्धक आहार जिसको आयुर्वेद में बोला, जी इसमें डेयरी बहुत ज्यादा आती है। जी जी। पहले कैसे रहता था, हमारी घर के गाय रहती थी, वो घूम के आती थी, तो उसका दूध जो था वो पचने में हल्का रहता था। जी अभी जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो डायरेक्टली डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि वो जानवरों को ना घुमाते हैं ना कुछ होता है, तो ये दूध पचने के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स पचने के लिए काफी हेवी हो जाते हैं। तो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करने हैं। इसमें केवल जो है आप दूध का सेवन जो है वो कम मात्रा में कर सकते हैं, और उसमें भी आप अगर शुंठी यानी ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे या फिर हल्दी डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। गाय का घी जो है, देसी गाय का घी जो है, इसका अगर आप सेवन करते हैं तो ये लाभदायक रहता है। परंतु इसके अलावा पनीर, चीज, बटर, दही, आइसक्रीम, ऐसी चीजें, और पचने के लिए जो भी चीज हेवी है, जो हमने बोलते हैं कि ये पचने के लिए है, जैसे हमारे मिष्टान्न होते हैं, हलवा रहता है या फिर खोए की मिठाइयाँ रहती है, इनका सेवन जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है मैम, ये तो आपने बताया कि इस चीज़ों से बचना चाहिए और उससे पहले आपने बताया था क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मैम कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे आजकल मार्केट में ट्रेंड है, ग्रीन टी का बहुत ट्रेंड है या हर्बल टी का बहुत ट्रेंड है। तो ऐसे कोई घरेलू यू नो सूप हो गए, घरेलू कोई चाय होगी जो मतलब आयुर्वेदिक हर्ब से लेके कुछ काढ़ा वगैरह, जिसके सेवन से हम चीज़ों से बच सकते हैं अगर किसी ने मतलब कि खा भी लिया। जैसे हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में इस हम्म। टाइम शादियों का बहुत सीजन है, तो शादी में खाया जाता है ये चीजें, जो आपने जिन चीजों का हम्म। आपने नाम लिया है, दही हो गया या आपने कहा कि मिठाइयाँ हो गई जिसमें घी घी की मात्रा ज्यादा है, खोया हो गया, शादी है, ये चीज खाई जाती है। ये अगर हमें प्रिवेंट करनी है, जी तो जैसे हमने सुबह आपने हेवी खा लिया है, जी। तो उसके बाद जो है ना, आप सिंपल जो साउथ इंडिया में रसम की रेसिपी रहती है, अगर आपको पता होगा, तो क्या करना है, इसमें आपका टेमरिंड या फिर थोड़ा सा हमारे यहाँ कोकम मिलता है, इसको भिगो के रखे, इसका थोड़ा सा जो है सूप बनाए। ओके, पतला सा सूप, इसमें थोड़ा सा मूंग की दाल या अरहर की दाल ऐड करें, इसमें काली मिर्च, हींग, हमारा लाल मिर्च, इनका तड़का लगा के घी के साथ इसका पतला जैसा सूप जैसा सेवन जो है वो कर सकते हैं आप। मूंग की दाल का सेवन, मूंग की दाल को
बना के पतला करके इसमें भी जो है काली मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगा के इसका सेवन अगर आप करते हैं, यानी कि सुबह मैंने हेवी खा लिया है, अभी इवनिंग के लिए मुझे स्नैक्स जैसा लग रहा है या फिर नाइट को खाना है, तो ऐसा जी हल्का खाना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। सेकेंडली सबके लिए सम इम्पोर्टेंट है कि ये सीजन शुरू होने से पहले ही हम जो है च्यवनप्राश का सेवन शुरू जी कर दें। जी, वो भी च्यवनप्राश अगर वैद्यों ने बनाया हुआ च्यवनप्राश आपके पास अवेलेबल है। खुद का बनाया। हम्म। तो इस च्यवनप्राश का अगर आप सेवन करते हैं रेगुलर लेवल पे, खुद का बनाए जो वैद्यों के पास बनाया हुआ रहता है, हम्म, वो मैं रिकमेंड करूंगी। तो आपके पास आसपास जो भी आयुर्वेदिक वैद्य है उनसे आप जो है वो च्यवनप्राश लीजिए। और च्यवनप्राश लेने की भी एक विधि है। हमें बहुत बार गलत तरीके पता है च्यवनप्राश सेवन करने के। जी अगर च्यवनप्राश सेवन के हमें सही लाभ चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो आपको जो है सुबह खाली पेट 1 चम्मच जो है आपको च्यवनप्राश लेना है। उसके ऊपर हल्का गुनगुना पानी पीना है। और उसके बाद जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक आपको कुछ खाना नहीं। हम्म। ओके। च्यवनप्राश को दूध में मिला के या जूस के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ नहीं लेना है। अगर आप खाली पेट ही लेते हैं तो उसका जो रसायन इफेक्ट बोला है आयुर्वेद में, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर इफेक्ट जो है वो आपको मिल सकता है। अच्छा, तो ये तो मैम आपने एक काफी अच्छी बात कह दी कि इस मौसम में च्यवनप्राश का सेवन शुरू कर देना चाहिए, और खासकर वो च्यवनप्राश जो वैद्यों द्वारा खुद निर्मित हो। कारण ये है कि जो मार्केट में च्यवनप्राश मिलता है उसमें वो इंग्रेडिएंट्स या उस मात्रा में इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो हमारी संहिता में मेंशन्ड है। तो इसलिए हमें वैद्यों द्वारा निर्मित च्यवनप्राश ही लेना चाहिए। प्योरिटी भी वैद्यों के पास ही प्योरिटी। मेंटेन हुई ना। जी तो जी, देसी गाय का घी है या एग्जैक्टली फिर exactly, हमारे जो तिल तेल है। चातुर्जात वगैरह जैसे बहुत महंगी वाली दवाइयाँ उसमें डालती है, जी जी तो जी, वो वैद्यों के द्वारा ही सही तरीके से जाए, बिल्कुल सही। प्रमाण में भी इलायची, डाली इलायची ही जाएगी। आज के टाइम में लेनी हो तो 3,000 रुपए के किलो के हम्म। हिसाब से है। तो मुझे नहीं लगता च्यवनप्राश, ये मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो भी सबसे ज्यादा बेच रही है कंपनी आज के टाइम में इंडिया में, वो ये चीज डाल ही नहीं सकती। मैं श्योर कर सकता हूँ नहीं डाल सकती, जितना सस्ता वो बेच रहे हैं। तो मैडम ये तो हो गया, आपने बताया कि हमें रेसिपीज क्या लेनी चाहिए, कि अगर हमने कुछ गलत खा लिया है तो हमें क्या ऐसी रेसिपीज लेनी चाहिए कि हम इन डिजीज से बच सकते हैं। मैडम ये बताइए, ये तो आपने बता दिया श्वसन रोग के बारे में या रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, क्या ये जो चीज आपने बताई है कि दोषों का बढ़ जाना या कम हो जाना या गलत आहार से बीमारी का बन जाना, शरीर में बीमारी बीमारी का उत्पन्न हो जाना, तो क्या ये मतलब हर सीजन में रहता है या सिर्फ ये सर्दियों में या इसी सीजन में रहता है? एक्चुअली सीजनल का जो है ना, हर सीजन में हमें तो ये फॉलो करना है ऐसा आयुर्वेद बोलता है। जो सीजन जब चेंज होता है तो अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की बीमारियां होने के चांसेस रहते ऋतु हैं। संधि का तो कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंगली हमें हमारा डाइट रखना है। हाँ। तो ऋतु संधि का जिसको बोला है, और इस सीजन में 7 से 15 दिन हमारे इसके हिसाब से, आहार के हिसाब से हमें वो चेंजेस जो है वो करने रहते हैं। तो इस सीजन में जो है जनरली क्या होता है, एयर ड्राई होने लगती है बहुत जी स्पेसिफिकली। अगर हम श्वसन वाह संस्था की या रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आने लगता है। ठंडी जो है वो कम होके धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ने लगती है। ओके। या फिर अभी हमने देखा होगा कि शरद ऋतु से हेमंत शिशिर की तरफ भी हम जब जाते हैं, तब भी जो है टेम्परेचर में अचानक से वेरिएशन आने लगे। मे बी दो ग्लोबल वार्मिंग एंड धीरे धीरे ठंड आती थी। अभी हम्म, तो सीजन एकदम का से। कुछ रहा ही नहीं है। हाँ, एकदम से। तो एकदम से क्या होता है, एकदम से दिवाली के शुरुआत तक हमने गर्मी एक्सपीरियंस की, और फिर बाद में अचानक से ठंड आना शुरू हो गया। तो ये से जो वेरिएशंस जो रहते हैं, इस वेरिएशन में दो फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर जो है वो सडनली चेंज हो जाता है, और सेकेंडली एयर क्वालिटी जो है। और एयर क्वालिटी जो है अभी ड्राई की तरफ होती चली जाए। और ये ड्राई होने वाली एयर जो है वो हमारे श्वसन संस्थान को, मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो है ज्यादा हानिकारक होती है। और इसके बाद आने वाला जो वसंत ऋतु है, उस ऋतु में पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत लोगों को जो है उनके दोषों के इम्बैलेंस के कारण से उनको जो है उससे एलर्जी होने लगती है। एग्जैक्ट। इंडिया में तो वैसे ऐसे एलर्जी बहुत कम मिलती है, पर हमारी जो है जनरली जो है इस सीजन में जो है सर्दी खांसी वाले पेशेंट जो है अभी शुरू हो जाते हैं, आपके फिब्रुवरी एंडिंग से शुरू हो जाते हैं। मैम जैसे कि आपने ये कुछ रेसिपीज बताई हैं, कुछ इसके बारे में बताया है, तो आपका तो पूरा कोर्स है,
और आई थिंक आप ये वैद्यों को कोर्स भी कराते हैं, तो आप हम्म। इस कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या कोर्स में क्या रहता है? जैसे मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, मैंने भी ये कोर्स कर रखा है, आपसे नहीं लेकिन आयुर्वेदिक डाइट डाइट का कोर्स कर रखा है। तो वैद्यों के लिए अगर ये कोर्स है तो ये कैसे डिफरेंट है जो हमने अपने यूजी में पढ़ा है आहार विहार के बारे में, उससे क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने ये कोर्स शुरू करने की आवश्यकता इसलिए आई कि हमें सिर्फ ग्रंथों के पथ्य और अपथ्यों के बारे में बताया गया है। जी ओके। इसके अलावा अभी हमारे डाइट में बहुत सारी चीजें आ गई जो ग्रंथों में इंक्लूड ही नहीं है। एग्जॉटिक फूड जिसको हम बोलते जी हैं, जी बार्ली, अभी आपका किनोआ आ गया, चिया सीड्स आ गए। जी तो जी इनके प्रॉपर्टीज का कैसे हम सोच सकते हैं। जी और ग्रेजुएशन लेवल पे हम इतना डीप में नहीं सीखते हैं। जी और बहुत केवल हम ये जानते हैं कि इसे खाना है नहीं खाना है। मेरे कोर्स डिजाइन करने का मतलब यही था कि इसके पीछे का आयुर्वेद साइंस हमें पता चले। मॉडर्न न्यूट्रिशंस का अपना एक साइंस है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऐसा बेस उनका साइंस है। तो हमारे आयुर्वेद में ये बताया नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं। हमारा भी इसमें बताया है, लेकिन इसके बारे में जो है ना, लोग वैद्य ही अदभिज्ञ है। और बहुत बार क्या होता है, वैद्य काफी व्यस्त हो जाते हैं। और जी बहुत बार इस पार्ट को जो है ना, वो थोड़ा सा निग्लेक्ट हो जाता है व्यस्तता के कारण। वो जनरल तो पथ्य पथ्य बता देते हैं, लेकिन आपके पास पेशेंट आता है, आप उसको बता देते हैं ये खाना नहीं, ये खाना नहीं, जी ये जी खाना नहीं। तो फिर वो नाराज हो जाता है और बोलता है, फिर डॉक्टर आपने तो सारा बंद कर सारा दिया, कुछ आप कम कर। खाए क्या? जी तो वो खाना, हाँ, तो खाना क्या है ये सही तरीके से क्या कैसे बताए साइंस बेस्ड से। अपत्य तो हमें पता चल गए, लेकिन अभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए हमें खाने में क्या इंक्लूड करना चाहिए। आजकल लोगों को डाइट प्लान की आदत हो गई है, तो जी हमारा जी आयुर्वेदिक हिसाब से हम डाइट प्लान कैसे दें, जी लिख के दे, ये इसमें बताया जाता है। और ये प्लान जो है हमारा, वो चिकित्सा के लिए भी उपयुक्त है, यानी कि चिकित्सा का इफेक्ट बढ़ाने के लिए उपयोगी होना चाहिए। अदरवाइज आप पेशेंट को एक मेडिसिन देते हैं और पेशेंट जो है वो कुछ गलत आहार ले रहा है, तो मेडिसिन की कार्यकारिता जो है वो कम हो कम जाती है। होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और दोष जो है वो हम वैद्यों की तरफ आ जाता है। तो ये मेरे कोर्स में है कि ये आयुर्वेद बेस्ड कोर्स है बेसिकली, फर्स्ट। हम्म, सेकेंडली जो है, पेशेंट को मेनू लिख के देना है, आपको डाइट प्लान लिख के देना, इसमें आप सीख जाएंगे बहुत सारी व्याधियों के लिए। अभी तो बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज के पेशेंट हमारे पास आने लगे हैं, आईबीएस के पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत देखे, जी एलर्जिक राइनाइटिस की जी डिसीजेस। इन पेशेंट को जब तक आप डाइट उनका क्लियर नहीं करोगे, तब तक उनमें ना रिजल्ट या बहुत फास्ट आना शुरू नहीं हो जाते। तो मेरा उद्देश्य तो यही है, फास्ट रिकवरी हो जाए और हमारी चिकित्सा तत्व को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करा। तो ये मेरे कोर्स की डिफरेंट विशेषताएं रहेंगी। मतलब ये कोर्स इस तरह से है कि अगर कोई वैद्य ये कोर्स करता है तो ये उसके लिए इसलिए हेल्पफुल होगा, एक तो वो जो भी डिजीज होगी स्पेशली क्रॉनिक डिजीज, उस उसमें रिजल्ट आने में उसको बेनिफिट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे नंबर वो डिजीज के हिसाब से क्या कहते हैं पथ्य पथ डिसाइड कर सकेगा। रोगी के यस। हिसाब से तो करेगा, दोष के अनुसार तो करेगा, लेकिन डिजीज के हिसाब से, जो कि एक मॉडर्न मेडिसिन का भी कंसेप्ट है कि जो मॉडर्न मेडिसिन में डाइट बनाई जाती है, अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन में डाइट बनाई जाती है, डाइट प्लान किया जाता है, उसमें भी डिजीज के हिसाब से डाइट प्लान होता है। इफ मतलब अगर कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है तो उसके हिसाब से उसका सोडियम कितना, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना, मैक्रो कितना, सब कुछ होता है। उसी तरह से आप कह रहे हो कि ये आयुर्वेदिक डाइट प्लान कह सकते हो, जो कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी है लेकिन टोटली आयुर्वेदिक है और डिजीज के अकॉर्डिंग है, और खासकर क्रॉनिक डिजीज में, क्योंकि आयुर्वेद में पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है कि हमें क्रॉनिक डिजीज ज्यादा देखने को मिलते हैं, ना कि एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज में लोग नहीं आते, जो कि गलत है। मेरा मानना है कि अगर लोग एक्यूट डिजीज में आयुर्वेद के पास आएंगे तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो सीजनल चेंजेस हैं जिससे लोग ग्रस्त होते हैं इस सीजन में, और वो जाते ही एलोपैथ की तरफ है कि हम 2-3 मेडिसिन खाएंगे 3-4 दिन के लिए और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो लॉन्ग रन में उसके साइड इफेक्ट्स हैं उससे अनभिज्ञ हैं, उससे वो देख नहीं पा रहे कि लॉन्ग रन में उनको क्या नुकसान रहेंगे। और इसमें ये है कि अगर हमसे ये प्रॉपर मेडिसिन अलॉन्ग विद जो हम डाइट कह रहे हैं, या जो ऋतु संधि में हम प्रॉपर उनको डाइट कह रहे हैं कि ये डाइट लेनी है और ये डाइट नहीं लेनी है, ये वस्तु लेनी है, ये नहीं लेनी है, फॉलो करते हैं उसको, और रिजल्ट भी फास्ट मिलेंगे
जितना एक मॉडर्न मेडिसिन देता है उतने रिजल्ट, उतनी जल्दी रिजल्ट, और साथ में और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे विदाउट साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो चलो वो है ही है, आयुर्वेद का कंसेप्ट है, लेकिन फास्ट रिजल्ट के लिए हमें डाइट प्लान जरूर फॉलो करना चाहिए। यस, इवन इन्फ्लुएंजा जैसे जो है, जो वायरल फीवर्स रहते हैं, जी तो जी बहुत जी। बार लोगों को लगता है कि अरे अभी तो इसमें क्या ही आयुर्वेद करेगा। तो जी ऐसा नहीं रहता है। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ वो अगर अगर आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करते हैं, तो विद इन 1 and 1/2 day दे आर स्टार्ट टू फीलिंग एग्जैक्टली बेटर। एग्जैक्टली, आपकी तो बात सही है। मॉडर्न। मैंने भी फॉलो किया कि अगर हम डाइट प्रॉपर देते हैं अलोंग विद आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि अच्छी बनी हो, अच्छी मेडिसिन, मेडिसिन का भी है कि अगर आपने अच्छी कंपनी की मेडिसिन दी है, जैसे आपने च्यवनप्राश के बारे में बताया कि वैद्यों ने अगर बनाया हुआ है, वैसे ही मेडिसिन भी अगर अच्छी वैद्यों से बनाई गई हो, अच्छी कंपनी की हो, तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे अलोंग विद डाइट। अच्छा, तो मैम अपने कुछ कोर्स के बारे में बता दीजिए। अगर किसी वैद्य ने, अगर ये कोर्स आपसे करना है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें, किस कौन सी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, या कोई अगर आपका नंबर है जिसपे वो कांटेक्ट कर सके। अगर वैद्यों को कोर्स करना है, तो मेरा ईमेल आईडी जो है लिंक में रहेगा। वी डी, वैद्य ज्योति जगताप, VDJYOTIJAGTAP @gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मेरा नंबर है 9769132371। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ज्योति मैम, थैंक यू फॉर द टाइम, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये इसके बारे में जान के कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हम निग्लेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि आयुर्वेद जब हमने कॉलेज में पढ़ाई की थी, जब आयुर्वेद ट्रीटमेंट पढ़ाई गई थी, तो सबसे पहले हमें यही बोला गया था कि पहले तो निदान परिवर्जन, और लास्ट में हमें पथ्य पथ का कंसेप्ट पक्का पढ़ाया जाता था कि पथ्य क्यों देना है, कब देना है। लेकिन हाँ, जो डिटेल में है डिजीज वाइज आज के टाइम में, वो बहुत जरूरी है, उसके मॉडर्न के हिसाब से हमें चलना बहुत जरूरी है। मेरे आपके दर्शकों को यही निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप आपको स्वस्थ रखना चाहते हो, आप कोई भी श्वसन महासंस्थान के व्याधियों से पीड़ित हो, सीजनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये बीमारियां होना शुरू हो जाती है, तो आप आपके जो निकटतम कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य है उनके पास जाके आपका प्रकृति परीक्षण करके जी और व्याधि परीक्षण करके आप आपके डाइट में चेंजेस कर लीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो सही बनी रहे और आपका शरीर जो है वो इन व्याधियों को वादी व्याधियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाए। ये जी इसमें ऐसा बहुत कुछ, ये एक हमारे आयुर्वेद के वैद्यों के बारे में लोगों में बहुत एक क्या बोलते हैं, एक मिथ है कि आयुर्वेद मिसकंसेप्शन। वालों के पास गए तो आप सारा बंद कर देंगे। कि जी ऐसा नहीं रहता है। आयुर्वेद में षड रसात्मक सिद्धांत बोला है, यानी कि 6 टेस्ट फूड। जी और आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि जो पेशेंट को पसंद आए, उसके मन को प्रसन्न करने वाला ही आहार दे। तो ऐसा नहीं रहता है कि आयुर्वेद वैद्य के पास जाने के बाद आपका खाना जो है पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, आपको एकदम ब्लांट फूड दिया जाएगा। तो जी ये कंसेप्ट जो है वो गलत है। आपके हैबिट्स, आप कहाँ रहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली वैद्य जो है आपको जो है आपके फूड्स में चेंजेस करेंगे। शायद आपको जो बनाते वक्त जो प्रोसेस करते हैं उसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, या कौन सी मेथड से आपको फूड बनाना है, इस तरीके से आपको बोल सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि गेहूं है, तो गेहूं का पूरी बनाएंगे तो हेवी हो जाएगी, घी वाला पराठा बनाएंगे तो हेवी हो जाएगी, लेकिन फुल्का बनाओगे तो वो हल्का हो जाएगा। एग्जैक्ट। तो ये हो सकता है कि आपको पराठे की जगह पे फुल्का खाने के लिए आपके वैद्य बोले, पर इसमें बहुत कुछ ये नहीं होता। तो ये जो मिथ है कि आयुर्वेद के वैद्य के पास जाने के बाद आपको बहुत ब्land फूड खाने को लगेगा और जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको अच्छे स्वाद वाला खाना ही आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए आयुर्वेदिक वैद्य हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं। हम्म। तो आप आपके वैद्यों से मिलके ये आपका आहार ठीक कर लेंगे, तो आप बहुत सारी, केवल श्वसन व संस्थान नहीं, बहुत सारी व्याधियों से जो है वो बच सकते हैं। थैंक यू ज्योति मैम, आपने टाइम दिया और काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर।